Well, hello aspirants, I am Rahul and I will be discussing with you the last 30 days strategy to maximize your marks in upcoming UPSC mains. So मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा and jumping directly to the topic. So first one is that please don't treat every paper equally. मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स के एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनका ऑप्शनल पेपर डिफरेंट होगा. They must have some strong areas, they must have some weak areas, as well as their revision and recall level will be different. So जब सभी aspirants का academic background optional and their ability to revise and recall, accuracy and handling exam pressure, everything is different. So why don't we have individualized mains strategy? Well, I would suggest you please don't follow anyone, especially the toppers, blindly at this point. You must have your own individualized mains strategy. Why I'm saying this? Because आपके पास ये last 30 days हैं जो आपकी रैंक को ला सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आपको लिस्ट से बाहर भी कर सकते हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस वेरी सीरियसली. ऑलराइट, सो आप सभी पेपर को डिफरेंट तरीके से अप्रोच कीजिए, सभी पेपर को इक्वली ट्रीट मत कीजिए. वाई? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ हाउ कैन वी डू दैट? ऑलराइट, सो वी कैन डू दिस विद पेपर वाइज ऑडिटिंग. व्हाट डू आई मीन बाय पेपर वाइज ऑडिटिंग? कि आपको अपने सभी जीएस को, आई एम टॉकिंग अबाउट योर जीएस 1 2 3 4, जितने भी आपके जीएस पेपर्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको 3 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ दैट यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड यू टेंड टू स्कोर वेरी गुड इन दोज. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के जीएस 4 में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ लोगों के जीएस 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं. सो व्हाट वी कैन डू कि अगर आपका ऑलरेडी प्रीवियसली मेंस का एक्सपीरियंस रहा हो तो आप ऑलरेडी जानते हो कि आप उस पेपर में अगर हार्डवर्क करोगे तो आपके अगेन मार्क्स उस पेपर में फिर से आ सकते हैं. सो प्लीज़ डोंट नेग्लेक्ट दैट एरिया एट दिस पॉइंट. उस एरिया को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसमें गुड करंट एग्जाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं. सेकेंड इज़ दैट जो एरिया आपको लगता है कि आपका एवरेज है एंड उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको ये एरिया सबसे बेस्ट डिविडेंड दे सकता है. उसके लिए आपको अगर कुछ भी नया पढ़ना है या किसी भी चीज़ में आपको वैल्यू एडिशन करना है, सो आई वुड सजेस्ट कि इस एरिया में आप कर सकते हैं. ऑलराइट, वेल जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर एस्पिरेंट का एक स्ट्रॉन्ग एंड कुछ वीक एरियाज होता है. तो प्लीज़ फाइंड आउट कि आपका कौन सा ऐसा एरिया है, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जीएस के जिनको आपको लगता है कि मैं उसमें और इम्प्रूव कर सकता हूँ. सो प्लीज़ डू दैट. यहाँ से आपको सबसे अच्छा डिविडेंड मिलने वाला है. थर्ड वन इज़ कि आपको लगता है कि बहुत ही वीक है एंड दैट एरिया इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. वेल, मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट है वो GS3 को इस एरिया में रखना पसंद करते हैं. वाई? बिकॉज GS3 इज़ समथिंग विच इज़ वेरी करंट ओरिएंटेड टेक्निकल पेपर है एंड मैक्सिमम जितने भी एस्पिरेंट है वो उसको प्रीलिम्स के बाद ही प्रिपेयर करते हैं. वो शायद ये सोचते हैं कि हम लोग जो है जितना भी करंट अफेयर होगा मेन से ओरिएंटेड वो आफ्टर प्रीलिम्स ही कवर करेंगे. और दिस इज़ वेरी नेचुरल ऑल्सो. आई कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज मैं भी यही करता था. ऑलराइट, सो प्लीज़ you can do one thing, that don't leave that area at this point. All right, and you must basically prepare this area at least to that level कि आपको अगर उस एरिया से कोई क्वेश्चन आता है so you can at least write something. So why I am saying this? See what is going to happen in UPSC mains examination. There will be 20 questions in GS 1 2 3. All right, I'm not talking about 4 GS4 ethics paper. I'm talking about GS 1 2 3. So in these 3 papers में 20 questions में से कम आपको 10 to 11 ऐसे questions होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं. So they come under your strong and scoring areas. And I know कि you are going to write very good answers in those. Second होगा average. Remaining आपके 8 to 10 questions होंगे जिसमें से आपको 4 to 5 का कुछ तो आइडिया होगा एटलीस्ट कि you can write something. सो दैट इज़ योर सेकेंड एरिया. बट एक थर्ड एरिया ऐसा होगा जिसका आपको एक्चुअली आइडिया ही नहीं है. ऑलराइट, सो
वट वी कैन डू इन दैट एरिया कि हमको वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फाइट है आपकी नेक टू नेक है। एक नंबर से आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, अपनी स्पीड को कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखना है, एंड उस एक नंबर के लिए भी आपको फाइट करनी है इन द लास्ट। सो दैट क्वेश्चन विच इज़ बेसिकली यू विल थिंक इन द एग्जामिनेशन कि ये बियॉन्ड सिलेबस आया है, ये कहाँ से आया है, वो इस एरिया में आएगा। आई वुड सजेस्ट यू प्लीज डोंट लीव दैट क्वेश्चन, एटलीस्ट राइट समथिंग। हाउ टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन आई विल टेल यू इन सेपरेट वीडियो, प्लीज लेट मी नो अबाउट इट कि बाउंसर्स को क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है इन द एग्जामिनेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल देर वाज ए क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर्स मेंस के साइबर डोम क्या होता है। ओके, बच्चों को पता ही नहीं था कि साइबर डोम का मतलब क्या होता है। साइबर वर्ड हम पढ़ते हैं GS3 के अंदर, एक आपका टॉपिक है, बट साइबर डोम का मतलब क्या होता है, नो बडी न्यू अबाउट इट। ऑलराइट, अच्छा हमको पता है कि आयरन डोम क्या होता है। आयरन डोम आपका इजराइल का डिफेंस सिस्टम है। ऑलराइट, खासकर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। सो इफ वी कोरिलेट दैट साइबर डोम एंड आयरन डोम को अगर हम कोरिलेट कर सकते हैं, सो वी कैन एटलीस्ट राइट समथिंग कि जो आपका साइबर डोम का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सो रादर देन लीविंग दिस क्वेश्चन कंप्लीटली, यू राइट समथिंग about cyber security, some laws about cyber security which comes under the GS3. At least you will get some marks. So that's what I'm talking about. All right, so इस तरीके से आपको अपनी पेपर वाइज ऑडिटिंग करनी है, एंड डोंट लीव एनी एरिया एट दिस पॉइंट, रिवाइज समथिंग। नाउ let's talk about marks distribution. Well, you can see this in this slide that I have written GS4 130, GS2 120, GS1 110, GS3 90, and the total sum is coming to 450 plus marks. Well, I must tell you, it's just a benchmark and it is not enough. Why? Because I know कि जो टॉपर्स रह चुके हैं या अपकमिंग इस ईयर जो टॉपर होंगे, उनके मार्क्स जो हो सकते हैं वो 500 प्लस भी हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों का GS इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपने GS के बेसिस पर ही एक रैंक लेके आ जाते हैं। ऑलराइट, सो GS को दैट्स वाई हमको काफ़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो इसीलिए हम एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड अपने दिमाग में बना सकते हैं। वाई? क्योंकि अगर आप GS4 में 130 से नीचे लेकर आ रहे हो तो प्लीज़ रिमेंबर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही डिफिकल्ट हैं। GS2 में 120 लेकर आ रहे हो तो भी बहुत डिफिकल्ट है। GS1 में आपके मिनिमम 110 होने चाहिए। 90 मार्क्स इन GS3 इज लाइक एवरेज मार्क्स। सो दीज आर जस्ट एवरेज मार्क्स आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज द कंपटीशन इज वेरी टफ। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एटलीस्ट आपके GS में 450 प्लस मार्क्स होने चाहिए, देन यू कैन थिंक ऑफ टू गेट ए गुड रैंक इन 2026 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड कि आप किस प्रकार से अपने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन योर GS2 कंसिस्टेंटली, सपोज 130 में लेकर आ रहे हो, देन यू कैन थिंक ओके फाइन, इफ आई जस्ट डोंट प्रिपेयर गुड इन GS3 आई कैन बेसिकली वर्क इट आउट। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल में आपका जो गोल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 300 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ऑलराइट, 300 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं, सो ये एक तरीके से श्योर गारंटी हो जाती है कि आपका एटलीस्ट एक रैंक तो आने वाला है दैट होली PDF के अंदर। लेकिन क्या हर किसी के 300 प्लस मार्क्स आते हैं? वेल नो, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है जिनके 300 प्लस मार्क्स नहीं होते, और ऐसे भी सिलेक्टेड होते हैं जिनके 300 प्लस मार्क्स होते हैं, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उनके 300 प्लस मार्क्स भी होते हैं। सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लाइक मैंडेट कि आपको 300 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आपका GS बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलराइट, देन यू कैन सो इफ़ यू गेट अराउंड 280 to 290 प्लस मार्क्स इन योर ऑप्शनल, स्टिल आई विल से कि बहुत ही अच्छा स्कोर है, एंड ये आपके लिए एक फाइनल रैंक लाने में आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ऐसे में 110 से 100 से 110 के बीच में होना चाहिए। वाई? बिकॉज ऐसे में मार्क्स लोगों के अब नहीं आ रहे हैं। देयर यूज टू बी टाइम व्हेन student used to get around 130 minimum and 150 to 160, and I have heard that 175 marks has also been awarded, but at this point 100 से लेके 110 के बीच में एक एवरेज स्कोर चल रहा है। क्यों? क्योंकि
यूपीएससी में ऐसे को अब फिलोसफिकली इंटरप्रेट करना होगा। टॉपिक्स भी आपके ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे आप एथिक्स का पेपर पढ़ रहे हो। सो आपको टेक्निकल नहीं, आपको एथिकल फिलोसफिकल एंगल से लिखना होगा। वेल, इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल हु आर फ्रॉम दी टेक्निकल बैकग्राउंड एंड साइंस बैकग्राउंड, बिकॉज जनरली ये लोग लिटरेचर शायद नहीं पढ़ते हैं उतना, या फिर दे आर नॉट वेरी एप्ट इन राइटिंग एसेज फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन जिन लोगों को पहले से प्रैक्टिस होती है वो ऐसे में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट आई विल स्टिल से कि अगर आपके ऐसे में 110 से 100 के बीच में है, सो प्लीज़ डू दैट मच हार्ड वर्क। एंड एट दिस पॉइंट आप ऐसे के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं लेके आ सकते हो। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है ऐसे को लेकर, प्लीज़ स्टिक टू दैट। आई विल टॉक अबाउट मोर इन ऐसे इन द अपकमिंग स्लाइड, सो प्लीज़ बी विद मी नाउ। सो बेस्ड ऑन what I have spoke about the marks distribution, the priority that you can set, ये एक आइडियल नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रायोरिटी है। ऑलराइट, जो काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट एंड जिन लोगों का रैंक आया है वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो प्लीज़ यू कैन ऑल्सो डू दैट, चेंज भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो फर्स्ट इज ऑप्शनल दैट प्लीज ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन योर ऑप्शनल एंड यू शुड गिव मोर टाइम टू योर ऑप्शनल एट दिस पॉइंट। सेकेंड इज योर GS4 में आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, करंट उसमें दिखाना चाहते हो, कुछ थिंकर्स को और कोट करना चाहते हो, केस स्टडीज़ पे काम करना चाहते हो, सो प्लीज़ डू दैट एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज योर GS2, देन फॉलोड बाय योर essay, then GS1 and GS3 in the last, because GS3 is kind of summation of all the leftover subject which UPSC can think of. GS3 में आपका सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, economy, everything is there, and under the sky they can ask anything because current affair oriented paper hai, they can ask anything. So in this point, if you just study only GS3 and you end up getting 100 marks, lekin compromise your essay, compromise your GS2, well, that strategy is not going to work. So please remember this thing कि किस तरीके से आपको अपना priority order set करना है. Alright, so now लाइक प्रीवियसली आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ऐसे के हम बारे में बात करते हैं, तो ऐसे के बारे में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अभी इस टाइम पे आपको ऐसे को किस प्रकार से हैंडल करना है। ऑलराइट, कुछ लोगों का ऐसे शायद बहुत स्ट्रांग होगा, सो शायद उन लोगों को इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों का ऐसे अभी वीक है या फिर जिनको अपने ऐसे में कॉन्फिडेंस नहीं है, सो व्हाट दे बेसिकली कैन डू, प्लीज़ डोंट टेक रिस्क एट दिस मोमेंट। ओके, कि आप कुछ नया एक टैम्पलेट यूज़ करना चाहते हो, ऑलराइट, या फिर आपने कुछ बहुत इनोवेटिव सोचा है कि यू कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर एंड देन द एग्जामिनर विल अवॉर्ड यू दी एक्सेलेंट मार्क्स। प्लीज डोंट डू दैट एट दिस मोमेंट। ओके, वाई? बिकॉज द essay मार्किंग इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के मार्क्स 60s में भी आ रहे हैं और कुछ लोगों के मार्क्स 150s में भी आ रहे हैं, बट एवरेज स्कोर इज अराउंड 100 to 110। ऑलराइट, सो डोंट थिंक कि आप 150 नंबर का आइडिया लेके चल रहे हो ऐसे में और जो भी आपका GS में कमी होगी वो ऐसे फुलफिल कर देगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। ओके, सो डोंट डू दैट। सेकेंड, चूज अ टॉपिक विच यू आर वेरी कंफर्टेबल, you know the exact meaning of that topic. Alright, the topic will be very philosophical. There will be total 8 topics and out of the 8 topics you have to choose 2. So दो वो टॉपिक चूज करने हैं जो हम बहुत अच्छे से डिकोड कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें पता है, एनफ कंटेंट है। एंड डोंट थिंक कि सभी लोग वो टॉपिक चूज कर रहे होंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इट डजेंट मैटर। अगर आपका कंटेंट स्टैंड आउट करता है क्राउड से तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, प्लीज कीप 2 टेम्पलेट फॉर ईच essay। दोनों essay को सेम टेम्पलेट में नहीं लिखना है, आपको अलग अलग टेम्पलेट्स यूज करनी है, सो दैट आपके दोनों essays काफ़ी डिफरेंट लगेंगे एंड एग्जामिनर को भी कुछ नया देखने को मिलेगा। ओके, नाउ what you can basically do that you can have your personal set of examples. Now what do I mean to the personal set of examples? See, अभी मार्केट या टेलीग्राम फ्लडेड होगा आपके एग्जाम्पल्स से, ठीक है। काफ़ी कोचिंग्स जो है आपके एग्जाम्पल्स की PDFs को बेच रही होंगी। वेल, एवरीवन इज फॉलोइंग द सेम PDF। आपका अपना खुद का इनोवेशन क्या है? वेल, मैं GS में रिकमेंड कर सकता हूँ कि बाकी जो लोग एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं आप वो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, लेकिन ऐसे इज़ वेरी पर्सनल। ऐसे आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, अदरवाइज ऐसे का पेपर होता ही नहीं मेंस में। वो आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है, वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को शो कर रहा है, एंड इट इज़ चेकिंग दैट हाउ डेप्थफुल यू कैन थिंक।
ऑल राइट, बिकॉज एक एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट से ये तो एक्सपेक्ट किया मिनिमम जाता ही है कि वो हमारे देश की कंडीशंस को कितना एनालिटिकल, कितना डेप्थफुल तरीके से सोच सकता है. ओके, वी डोंट नीड दैट मच टेक्निकल ब्रेन, तभी तो इसका नाम सिविल सर्विसेज है ना, अदरवाइज इसका नाम कोई टेक्निकल सर्विसेज भी हो सकता था. सो आप अपने पर्सनल सेट ऑफ एग्जाम्पल्स को प्लीज़ अपने पास रखिए. ऐसे में हमेशा हो सके तो अपने इनोवेटिव एग्जाम्पल्स लिखिए. नाउ ये कैसे लिखेंगे? वेल, मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोगों ने अभी न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया होगा. अभी आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास 30 डेज है, तो आप न्यूज़पेपर लीजिए और डेली आप उसको पढ़िए एंड उससे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को निकालिए जिसको आप कोड कर सकते हैं. इससे फ़ायदा ये हो गया कि जो भी एग्जामिनर होगा, मेजोरिटी यही पॉसिबिलिटी है कि वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे. तो व्हेन दे विल फाइंड द एग्जाम्पल दैट यू हैव कोटेड फ्रॉम द करंट न्यूज़ एंड जो भी अभी रिसेंट में चल रहा है, तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट डेफिनेटली करेंगे. सो यू कैन डू दैट वन. और उन एग्जाम्पल्स को आप इनफैक्ट जीएस में कोट कर सकते हैं, एथिक्स में भी कोट कर सकते हैं. एक डायरी बनाइए एंड न्यूज़पेपर से अपना एग्जाम्पल्स को लिखना शुरू कर दीजिए. आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट 2 से 3 एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ेगी जीएस के अंदर एंड एसए के अंदर. ऑलराइट, जो कि थोड़े अलग होंगे, जिनको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो. ओके, टू substantiate your point. So remember this thing. There are certain websites also where you can go and check out some content, some good examples. For example, thebetterindia.com, वहाँ पे आप जा सकते हैं. कुछ और वेबसाइट होंगी, I will be posting that in my Telegram channel. Please join that. Next is your ethics. Why I am saying कि ethics paper per se, it's not just a paper. आप ethics के example को भी तो अपने essay के पेपर में कोड कर सकते हैं. So why don't you do that? Please do it. Okay. कुछ इनोवेशन लेके आ सकते हैं आप, कुछ मूवीज़ को भी नाउ कोट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो आप फॉर एग्जांपल मेरी पर्सनल मूवी पर्सनल फेवरेट लाइक 12 एंग्री मैन, शिंडलर्स लिस्ट. यू मस्ट हैव योर पर्सनल सेट ऑफ movies which you like, which you know in depth, which you can quote in the essay paper. Please do that. All right. And the next one is your optional. Optional के thinkers होते हैं, बहुत सारे thinkers हैं, बहुत सारी theories हैं, आप उनको भी कोट कर सकते हैं. सो बेसिकली essay के लिए आपको कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है. essay के लिए उस कंटेंट को कैसे घुमाकर हम एक बहुत अच्छा essay लिख सकते हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ essay. Okay, so please do that. You can do one thing कि you just start write yourself. अभी कंप्लीट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, अभी थोड़ा सा लिखिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए. 30 days are enough. You can do wonderful in essay paper. कुछ precautions है which I will suggest you. Please don't write very very technical, very very sophisticated English. Write simple English. सिंपल इंग्लिश लिखेंगे आपको ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा, रादर दैन डेलिबरेटली यूजिंग सच वर्ड्स, सच फ्रेजेस जिसका कोई मतलब ही नहीं है. तो प्लीज़ डोंट डू दैट. कीप योर इंग्लिश वेरी सिंपल, वेरी फ्लूइड. ऑलराइट. सेकेंड इज योर कनेक्टर्स. यूज कनेक्टर्स व्हेन यू आर बेसिकली जंपिंग फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर. थर्ड इज देयर मस्ट बी अ लॉजिकल फ्लो. लॉजिकल फ्लो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल एक मूवी देख रहे हैं आप. ऑलराइट, मूवी में एक पहले एक इंट्रो होता है, देन देयर इज ए कंक्लूजन. सो देयर इज ए लिंक बिटवीन दोस एंड देन देयर इज ए स्टोरी इन द मिडल पार्ट. सो एक ऐसे भी एक काइंड ऑफ मूवी ही है. जब मैं आपका ऐसे पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए कि येस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड देयर मस्ट बी ए फ्लो. सो आपका इंट्रो एंड कंक्लूजन्स में सिंक होना चाहिए. सो प्लीज मेक इट श्योर. नाउ एट दिस पॉइंट वट आई विल सजेस्ट यू कि अपने एसेस को आप पीयर रिव्यूड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, फैमिली मेम्बर्स को भेजिए. वाई? बिकॉज जो वे आपको इस टाइम पर रिव्यू देंगे ना, आई थिंक कोई भी एग्जामिनर या फिर जो भी आपकी कॉपीज़ को इवेलुएट कर रहा है वो नहीं दे पाएगा. वाई? बिकॉज उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस कर सकते हैं. आप ऐसे लिखेंगे, आप भेजेंगे, वो चेक होकर आएगा, देन यू विल सी कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, फिर आप सोचोगे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें. रादर देन दैट थिंक योर सेल्फ अबाउट योर ओन एसे. सेंड टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स, उनको भेजो, उनसे बात करो कि मेरे ऐसे में आपको क्या अच्छा लगा, क्या प्रॉब्लम थी. ऑलराइट, बिकॉज दिस एसे इज़ नॉट टेक्निकल एनी मोर नाउ.
ओके कि आपको एग्रीकल्चर का टॉपिक है तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी चीज़ें लिखनी है, नहीं, ये एक फिलोसफिकल एसे है. ओके, so that's the this is your best strategy, and if you want to talk more about essay, please let me know. We can make a dedicated video for that. Next is your optional. Now ऑप्शनल में इस टाइम पर लगभग 2 तरह के ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनमें ये फीलिंग होगी कि मेरा एक तो कंटेंट एडिक्वेट है, सेकंड होगा जिनका कंटेंट एडिक्वेट नहीं है. ऑलराइट, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि जिनका कंटेंट एडिक्वेट है दे कैन बेसिकली वर्क ऑन देयर आंसर स्ट्रक्चर. ऑलराइट, no more test. Why I'm saying this, it might be little too radical to tell you about this, that please don't write more test in your optional. Why? Because you don't have time to to wait for your evaluated copy, then see the feedback that you got from your evaluator and then implement those feedbacks in your upcoming test. It is not good at this moment. अगर हम मेंस के बारे में बात कर रहे होते इनिशियल लाइक 2 और 3 मंथ्स बिफोर, तो मैं बोल सकता था कि टेस्ट लिखो अभी, लेकिन अभी 30 दिन में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टेस्ट पे टेस्ट लिखना शुरू कर दोगे. बेटर है कि आप डेली एक आंसर लिखो, उसको खुद से इवेल्युएट करो. ऑलराइट, उसमें क्या आप बेटर कर सकते हो. सेकंड, आप 2 आंसर भी लिख सकते हो, 5 आंसर लिखो, 10 आंसर लिखो, वो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी रादर दैन राइटिंग टेस्ट. ओके, अपने आंसर स्ट्रक्चर पर काम कर सकते हैं जिनके पास एडिक्वेट कंटेंट है. जिनके पास एडिक्वेट कंटेंट नहीं है, वेल मैं एक ही बात बोलूँगा कि उनके लिए लिटिल ये थोड़ा सा सीरियस इशू है. वाई? बिकॉज अगर आपके पास में एडिक्वेट कंटेंट नहीं है, डिस्पाइट इवन नोइंग द टॉपिक, अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है मेंस एग्जामिनेशन में, सो आप इतने ज़्यादा इमेंस प्रेशर में होंगे कि आप भूल जाओगे कि आपको लिखना क्या है. ओके, सो इन दैट कंडीशन व्हाट यू हैव टू डू, बेसिकली आप अभी जितने भी PYQs हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो लगता है आपको कंटेंट आपका अधूरा है, आपका पूरा नहीं है, आप उस टॉपिक के सारे PYQ को निकालिए. ऑलराइट, वहाँ से थीम आइडेंटिफाई कीजिए एंड प्रिपेयर सम बुलेट पॉइंट्स ऑन दोज थीम्स. एटलीस्ट आप उस एरिया को छोड़कर तो नहीं जा रहे हो, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है सो एटलीस्ट यू मस्ट राइट समथिंग. Okay, so that's how you can basically plan your optional at this moment. So I was talking about the this answer structure. So answer structure का मतलब क्या है कि आप basically think कि आपको पॉइंटर्स में लिखना चाहिए. मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप पॉइंटर्स में लिखो, टाइम नहीं होता है. एंड ऑप्शनल का बेसिकली आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आपके पास में इनएडिक्वेट कंटेंट है इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द मेंस एंड यू हैव प्रिपेयर्ड ऑप्शनल बिफोर हैंड. सो आपके पास कंटेंट की कभी कमी ही नहीं होगी. आपके पास इनफैक्ट कंटेंट ओवरलोड होगा. आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी मेंस एग्जामिनेशन में कि आपको पॉइंट्स को कैसे प्रायोरिटाइज करके लिखना है. इन दैट केस आई वुड से कि राइट इन पॉइंटर्स. उससे क्या होता है कि हम अपनी बहुत बड़ी बात को छोटे पॉइंट्स में समझा सकते हैं. एग्जामिनर को ये समझने की जरूरत नहीं है कि आपको आता ही नहीं आता है. एग्जामिनर ने एक पॉइंट पढ़ा, उसको समझ में आ जाएगी. यू नो द कंसेप्ट एंड दैट्स ऑल you need at this moment. Number 2, that you can think of that how can you use your paper 1 theories into your paper 2 and paper 2's examples into paper 1. So please do that. पेपर 1 एंड पेपर 2 को के कंसेप्ट को, उनकी थ्योरीज को, एग्जाम्पल्स को इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं. ओके. थर्ड वन इज योर रिसेंट एग्जाम्पल्स. लाइक आई ऑलरेडी सेड बिफोर दैट you can read the newspaper and you can basically collect some examples and then you can quote those examples in your optional subject also, especially those having sociology, PSIR, anthro, वो लिख सकते हैं. The last one that you can work upon your intro and conclusions. Well, GS में शायद मुझे लगता है intro and conclusions शायद उतना मैटर नहीं करेगा जितना ऑप्शनल में मैटर करता है. ऑप्शनल में इंट्रो एंड कंक्लूजन्स बहुत मैटर करते हैं. प्लीज़ वर्क अपॉन योर इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स इन योर ऑप्शनल पेपर. सो दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दिस पॉइंट हियर. सो दैट्स ऑल. वेल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द आंसर स्ट्रक्चर, बट these are just simply highlights that I want to tell you because I don't want to go into deep at this moment. The next one is your language paper. Please don't ignore the language paper. Okay, language paper को हम लास्ट तक ड्रैग करते हैं एंड बहुत सारे एस्पिरेंट लैंग्वेज पेपर में फेल हो जाते हैं. आई नो सम पीपल अराउंड मी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, ऑलराइट,
इंग्लिश अच्छा बोलते थे, इंग्लिश मूवीज़ देखते थे, लेकिन वो तब भी इंग्लिश में फेल हो चुके थे. ओके, मैनी फेल इन देयर लैंग्वेज पेपर. आपकी जो लैंग्वेज हो सकती है, गुजराती हो सकती है, ओके, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, हिंदी हो सकती है. इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनफ, there is very high chance and danger that you can get fail in your language paper also. Please don't ignore the language paper in the last 30 days. क्या कर सकते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, कि आप इस थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं एट दिस मोमेंट. जैसे कि मेरा लैंग्वेज पेपर हिंदी था, तो मैं अभी इसी टाइम पर अपना हिंदी की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता था. एटलीस्ट आई यूज टू राइट सम एसेज. जिससे क्या, क्योंकि बिकॉज हमारा जो हाथ है वो ट्रेंड है इन राइटिंग इंग्लिश. ऑल राइट, सो यू कैन डू दैट. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहूँगा, ऑल राइट, कि जो लैंग्वेज पेपर होता है वो सबसे पहले टेस्ट होता है. अगर कोई लैंग्वेज पेपर में फेल है तो उसके बाकी के जीएस पेपर कभी इवैल्यूएट ही नहीं होंगे. एंड आपने कितना भी हार्डवर्क किया हो, ऑल राइट, तो आपको कभी आपके मेंस के अदर पेपर्स के मार्क्स कभी पता ही नहीं लगेंगे अगर आप लैंग्वेज पेपर में फेल हो चुके हो. सो डोंट टेक योर लैंग्वेज पेपर लाइटली. And the last one, that how to handle that psychological pressure that you are right now. I can personally feel that जो भी लोग अभी मेंस लिख रहे हैं कि वो लोग अभी इमेंस प्रेशर में होंगे, बिकॉज यही एक ऐसी स्टेज है जो डायरेक्टली आपको रैंक की तरफ लेकर जाएगी. इंटरव्यू ठीक है, इंटरव्यू बहुत अच्छा फेस होता है, बहुत एंड ऑल्सो लाइक यू विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट इंटरव्यू. अभी आपको ओनली मेंस के बारे में सोचना चाहिए. सो हाउ टू हैंडल दैट दैट प्रेशर. वो प्रेशर आपको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन योर ब्रेन, इन योर माइंड. ये पर्सनली बच्चों को अब इस टाइम पर लग रहा होगा कि उनका कंटेंट इनएडुकेट है. ओके, उनको लग रहा होगा कि उन्होंने एनफ आंसर राइटिंग नहीं किया है, या उन्होंने टेस्ट कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, टेस्ट नहीं लिखा होगा, 2 या 3 टेस्ट लिखे होंगे. एक गिल्ट स्टार्ट हो जाता है कि मैंने टेस्ट ही नहीं लिखा है. स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई थी वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, शायद मेरी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है, या फिर मेरा ऑप्शनल एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड नहीं है, या अदर एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग बेटर दैन मी. सो ये सभी के सभी साइकोलॉजिकल थिंग्स, दीज मस्ट बी गोइंग इन योर ब्रेन. और इनसे क्या होगा कि आपको ये फील हो रहा होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इनसफिशिएंट है, एंड यू मस्ट बी फीलिंग एंजाइटी, होपलेसनेस. ऑलराइट, वेल आई विल टेल यू वन थिंग ओनली, कि ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज़ नथिंग. ये बहुत नेचुरल है कि आप इस तरह की फीलिंग से गुजर रहे होंगे, बट आई मस्ट टेल यू कि यू डोंट हैव टू फील लाइक दैट वे. ओके, आपका कंटेंट एनफ है, आपके पास में एनफ आंसर राइटिंग आपने डेफिनेटली की होगी, आई एम श्योर अबाउट इट. आपने टेस्ट लिखे हैं, टेस्ट नहीं लिखे हैं, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता. हाउ यू विल यूटिलाइज योर 30 days, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट. आपकी स्ट्रेटेजी डेफिनेटली वंडरफुल रही है, क्योंकि तभी आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में आए हो. आपने ऑप्शनल भी डेफिनेटली अच्छा प्रिपेयर किया होगा, एंड अदर एस्पिरेंट्स आर struggling the same way, the way you are struggling right now. So don't think about other people, think about yourself only. Okay, so anxiety and hopelessness feel जो हम कर रहे हैं, you don't have to feel like that way. I also used to feel like this. So solutions क्या होंगे at this point? Well, these are personal set of solutions. You must have your own the way to cope with this pressure, with this anxiety. ओके, ये एनफ नहीं है, बट स्टिल मैं आपको ये सब बता रहा हूँ. मे बी इट विल हेल्प यू आउट. लाइक 1 month इज़ एनफ. आई मस्ट टेल यू 1 month इज़ एनफ. सभी टॉपर्स या फिर मैक्सिमम जो सीरियसली मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका बेस्ट आउटपुट अभी इन 30 days में ही आएगा. सो योर 30 days आर मोर देन एनफ. आई मस्ट टेल यू दिस. प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता है कि जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, ऑलराइट, और कौन सा आपका लैगिंग है, या कौन सा आपको बिल्कुल नेग्लेक्टेड है. बेस्ड ऑन दैट डू योर सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन. ओके, आपको सभी चीज़ों को इक्वली पढ़ने की जरूरत नहीं है. ऑप्शनल पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, एथिक्स अच्छा है तो एथिक्स पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, GS2 अच्छा है तो GS2 पे ज़्यादा अच्छा हम फोकस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर, प्लीज़ टेक रेगुलर ब्रेक्स.
कुछ लोग 1 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, कुछ लोग 2 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, ऑलराइट, कुछ 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ते हैं। आई विल से 2 घंटा तक ठीक है, 2 घंटे के बाद में प्लीज़ अपनी चेयर से उठो, ऑलराइट, थोड़ा वॉक करने जाओ, पानी का ब्रेक लो, वॉशरूम जाओ, बट एटलीस्ट टेक रेगुलर ब्रेक। वो मोनोटनी जो होती है वो ब्रेक होती है। थर्ड, हाइड्रेट योर सेल्फ प्लीज़, एक्सरसाइज, डू सम स्ट्रेचिंग, ऑलराइट, डू सम लाइट योगा, बट प्लीज़ डू इट। वॉक कर सकते हो अपने आसपास, पार्क में जा सकते हो, छत पे वॉक कर सकते हो। इफ़ यू आर इन होम, प्लीज़ डू दैट। नेक्स्ट, दैट टॉक टू योर फ्रेंड। जब पढ़ते पढ़ते बॉर्डम आने लगता है तो वी नीड समवन टू टॉक, ऑलराइट। इफ़ यू आर लिविंग इन ORN, talk to your family, talk to your other friends, okay? If you are in home, then talk to your other college mates, school mate, उनसे बात कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आपको UPSC के अराउंड बात करनी है, आप कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, ऑलराइट, इट गिव्स यू रिलैक्सेशन। नेक्स्ट इज दैट व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग, ऑलराइट, ऐसा प्लान कभी नहीं करना है कि मुझे आज ओनली GS2 ख़त्म करना है या मुझे एथिक्स कंप्लीट ख़त्म करना है 2 दिन के अंदर। अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हो, ये रॉन्ग है। आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको करना क्या है कि आप अपने एंटायर डे को इस तरीके से प्लान कीजिए कि आप मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मिक्स ऑफ पेपर्स पढ़ रहे हैं, ओके। सो हम कह सकते हैं कि हम लोग GS1 अगर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री को 2 घंटे दीजिए। 2 घंटे के बाद में आप एथिक्स लेकर आ जाओ, और एथिक्स के बाद आप अपना ऑप्शन लेके आ जाओ। सो कीप ऑन मिक्सिंग योर सब्जेक्ट्स। इससे क्या होता है, बॉर्डम टूटेगा, आप कभी भी बोर नहीं होंगे पढ़ते पढ़ते, और आपको ऐसा फील होगा कि आपने बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाली है इन योर एंटायर डे। प्लीज डू दैट, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड the final exam day strategy, please let me know in comment if you want me to make the final exam day strategy, that how you should basically plan and make a nice strategy, that how you are going to basically utilize your those 10 days of your mains. There is a Google form in my Telegram. Fill that form and let me know that what kind of support that you need. You need a dedicated video for essay, ethics, your optional. Please let me know. My optional was sociology, so I can help you out in sociology also. And if you want your answers to be evaluated by me, I can also do that free of cost. Don't worry about it. And the link of everything is in the video description, so please check it out. So that's all from my side. If you need any help, I already told you that you can fill out that form, and I won't take your much time. Please prepare very hard, and also remember one advice, that कि आपका जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है। प्लीज़ डोंट रन आफ्टर कंटेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you have to convert that content into the marks, which basically lead you to your final rank, and that all matters. Best of luck, comrades. See you soon.